क्लास 8 का चैप्टर 4 उद्योग यानी कि इंडस्ट्री के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं और इसको अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। बहुत अच्छे तरीके से हम लोग समझेंगे, ठीक है? हर कंसेप्ट को हम बहुत सारे जो हार्ड जो वर्ड हैं उसको मैं लिख भी लिया हूँ ताकि मैं उसको अच्छे से जल्दी से बता सकूँ। ठीक है भैया? तो चलिए हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं। क्या आपने कभी यह विचार किया है कि लिखने की अभ्यास यानी कि जो हम लोग लिखते हैं, पुस्तिका यानी कि बुक्स जो आप इस्तेमाल में लाते हैं वह विनिर्माण की लंबी प्रक्रिया के बाद आपके पास पहुंचती है। जी डियर, विनिर्माण विनिर्माण का मतलब होता है कच्चे माल को मूल्यवान उत्पाद में परिवर्तित कर अधिक मात्रा में वस्तुओं के उत्पादन को विनिर्माण कहते हैं। ठीक है, तो इसमें आपसे कह रहा है कि जो भी चीजें से हम लोग लिख रहे हैं, जो अभ्यास पुस्तिका है, ठीक है, जो आप इस्तेमाल कर रहे हो वह विनिर्माण की लंबी प्रक्रिया, बहुत ही लंबी प्रक्रिया के बाद आपके पास पहुंचती है। जरा सोचिए कि हम ये जो किताब है, मान लीजिए ये पुस्तिका, ये बुक है, यह हमारे पास डायरेक्ट नहीं पहुंच गया है। सबसे पहले पेड़ को काटा जाता है, पेड़ को अच्छे तरीके से, फिर उसको छाल वगैरह को फिर छीले जाते हैं, फिर उसको लुधकी मिल में लेकर जाते हैं, वह मिल उसको काटता है। बहुत सारे इसके रिफाइनिंग वगैरह क्या क्या बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, बहुत सारे स्टेप्स के बाद हमें यहाँ तक ये बुक्स पहुंचा है। ठीक है डियर, नेक्स्ट समझते हैं हम लोग। इसके जीवन की शुरुआत वृक्ष से होती है। जी हाँ डियर, इसके जो जीवन है, ये जो अभ्यास पुस्तिका है ये बुक, इसके जो शुरुआत होता है वह वृक्ष से होता है। इसका मतलब कि ये वृक्ष से यानी कि पेड़ से ही बना हुआ है। उसे काटा जाता है, सबसे पहले पेड़ को काटो और लुधकी मिल ले जाया जाता है। लुधकी मिल वहां जहां ये सब चीजें बनते हैं, वहां वृक्षों की लकड़ी को संशोधित का मतलब इकट्ठा एवं काष्ठ लुधकी में परिवर्तित कर दिया जाता है। ठीक है, काष्ठ लुधकी को रासायनिक द्रव्य के साथ मिलाया जाता है। काष्ठ जो लुधकी होते हैं, गोले, तख्त वगैरह, उसको रासायनिक द्रव्य में मिला दिया जाता है और अंततः मशीन के द्वारा कागज के रूप में परिवर्तित कर दिया जाता है। किसको? मशीन के द्वारा उसे कागज के रूप में परिवर्तित कर दिया जाता है। यह कागज प्रेस में जाता है। यही कागज कहाँ जाता है डियर? प्रेस में जाता है, प्रिंटर में जाता है, प्रिंट में जाता है, जहां रसायनों से निर्मित स्याही का इस्तेमाल किया जाता है। किस चीजों का? स्याही का। यह कहाँ जाता है? प्रेस में जाता है। फिर रसायनों से निर्मित स्याही का इस्तेमाल पृष्ठों पर रेखाएं होते हैं, रेखाएं छापने में किया जाता है। ठीक है, प्रेस के पास। ठीक है, क्या होते हैं? स्याही और रेखाएं, ये सब स्याही भी मिलाया जाता है, लाइन लाइन होते हैं ना कॉपी वगैरह में। ठीक है, समझ में यार। इसके उपरांत पृष्ठों को अभ्यास पुस्तिका के रूप में बांधकर व पैक करके बिक्री के लिए बाजार भेज दिया जाता है। अंत में यह आपके हाथों में पहुंचती है। समझ में आ गया डियर? तो इतने सारे प्रोसेस होते हैं जब हमारे पास ये बुक्स पहुंचे हैं। ठीक है, नेक्स्ट समझते हैं डियर, द्वितीय क्रियाकलाप या फिर विनिर्माण। अब पता ही है विनिर्माण का, मैं तो यहाँ डेफिनेशन लिख ही चुका हूँ। विनिर्माण का क्या डेफिनेशन होता है डियर? कच्चे माल को मूल्यवान उत्पाद में परिवर्तन कर अधिक मात्रा में वस्तुओं के उत्पादन को विनिर्माण कहते हैं। जो कच्चा माल होता है, उस माल में बहुत सारे लेबर, मजदूर, फिर उसको पकाया जाता है, फिर उसका एक अच्छा शेप दिया जाता है। जब वो किताब में बनता है, जब भी तो ये महंगा दिखता है। समझ में आया डियर? तो मूल्यवान वो हो जाते हैं, कच्चा माल मूल्यवान में बदल जाता है। ठीक है डियर, समझ में आ गया? तो विनिर्माण के बारे में आपने समझ लिया। अब यहाँ जानते हैं, विनिर्माण में कच्चे माल को लोगों के लिए अधिक मूल्य के उत्पादों के रूप में परिवर्तित किया जाता है। जैसा कि आपने देखा, लुधकी कागज के रूप में और कागज अभ्यास पुस्तिका के रूप में, ये विनिर्माण प्रक्रिया के दो चरणों को प्रदर्शित करते हैं। दो चरण में, ठीक है, पहला हो गया लुधकी कागज और दूसरा क्या हो गया? कागज रूप में और कागज अभ्यास पुस्तिका के रूप में। कागज अभ्यास पुस्तिका के रूप में दो प्रोसेस, तो दो चरणों को प्रदर्शित करते हैं। समझ में आ गया यार? उद्योग यानी कि इंडस्ट्री इसको बोलते हैं। ठीक है, इंडस्ट्री उसे कहते हैं जहां पर बहुत सारे चीज़ें, प्रोडक्ट्स वगैरह बनते हैं और उसको बनाने के लिए हमें बहुत सारे रुपए लगते हैं, लेबर लगते हैं, बिजली बिल लगता है, पानी लगता है, ट्रांसपोर्टेशन का सुविधा होना चाहिए। ये सारे बहुत सारे प्रोसेस होने चाहिए, जब जाकर उद्योग बनता है, एक इंडस्ट्री बनता है। ठीक है, और उस इंडस्ट्री में बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं और वही प्रोडक्ट्स मार्केट में जाते हैं और हम लोगों के पास पहुंचते हैं। समझ में आ रही है? तो उद्योग, ठीक है, उद्योग इंडस्ट्री जहाँ से, जैसे कि सपोज डेट, जैसे कि बाइक, एरोप्लेन, कोई भी चीज़ आप ले लीजिए दुनिया का, उठाइए, गाड़ियाँ, ये सब के क्या होते हैं? उद्योग होते हैं, इंडस्ट्री होते हैं और वो सब वहाँ पर ये चीज़ें बनाए जाते हैं। ठीक है, लोहा वगैरह पिघलाकर, उसी को उद्योग वगैरह कहते हैं। ठीक है, बड़े बड़े कंपनियां होते हैं, बहुत सारे लोग उसमें काम करते हैं, बहुत सारे पैसे भी लगते हैं। समझ में आ गया डियर? ओके, तो उद्योग का संबंध आर्थिक गतिविधि से है, आर्थिक गतिविधि से है। समझ में आ गया? आर्थिक गतिविधि, जैसे जैसे ये गतिविधियां बढ़ते जाएंगे,
पॉपुलेशन वैसा वैसा ये उद्योग का और महत्व होता जाएगा, जो कि वस्तुओं के उत्पादन, खनिजों के निष्कर्षण अथवा सेवा की व्यवस्था से संबंधित है। इस प्रकार लोहा और इस्पात उद्योग वस्तुओं के उत्पादन से संबंधित है। देखिए जी, लोहा का मतलब हो गया आयरन, इस्पात का मतलब हो गया स्टील और उद्योग। तो आयरन एंड स्टील उद्योग यानी कि इंडस्ट्री वस्तुओं के उत्पादन से संबंधित है, यानी कि ये वस्तुओं के क्या करते हैं, उत्पादन करते हैं। समझ में आ गया डियर, वस्तुओं के उत्पादन से संबंधित है। ठीक है डियर, नेक्स्ट समझते हैं कोयला खनन उद्योग, यानी कि कोयला, कोल को खनन करना, खनन का मतलब गड्ढा खोदकर, उद्योग इंडस्ट्री कोयले को धरती से निकालने से संबंधित है। ठीक है, कोयला खनन उद्योग कोयले को धरती से निकालने से संबंधित है, और लोहा और इस्पात उद्योग वस्तुओं के उत्पादन से संबंधित है। जो भी चीजें वस्तुओं का जो उत्पादन हुआ है, जैसे फायरा हो गया, फावड़ा हो गया, बेलचा हो गया, लोहा का जो भी चीजें हैं, जो हमारे घर में बर्तन वगैरह लोहा के हो गए या स्टील के हो गए, ठीक है, तो वो सभी कहाँ बनते हैं, आयरन एंड स्टील उद्योग से ही बनते हैं। तो यही कह रहा है लोहा और इस्पात उद्योग वस्तुओं के उत्पादन से संबंधित है। वो जो वस्तुओं का उत्पादन जो हम लोग देखते हैं ना, लोहा वगैरह, कहीं भी आंख खोल कर देखो लोहा दिखाई दे तो समझिए कि वो उद्योग यानी कि इंडस्ट्री से ही बनकर आया है। ठीक है डियर, कोयला खनन उद्योग कोयले को धरती से निकालने से संबंधित है, बहुत अच्छी बातें हैं, तथा पर्यटन सेवा देने से संबंधित उद्योग है। यहाँ तक ये आ गया क्लियर समझ में डियर। नेक्स्ट समझते हैं यहाँ पर ये वाला प्रोसेस समझते हैं डियर, उद्योगों का वर्गीकरण। उद्योगों का वर्गीकरण कच्चा माल, आकार और स्वामित्व के आधार पर किया जा सकता है। ठीक है, स्वामित्व के आधार पर। ठीक है, नेक्स्ट समझते हैं अब हम लोग कच्चा माल क्या होता है। देखिए, कच्चे माल के उपयोग के आधार पर उद्योग कृषि आधारित होता है, खनिज आधारित, समुद्र आधारित और वन आधारित हो सकते हैं। ठीक है, कच्चा माल। अब यहां जानते हैं डियर, कृषि आधारित उद्योग, कच्चे माल के रूप में वनस्पति, कृषि आधारित उद्योग जो होते हैं, ये वाला प्रोसेस समझते हैं डियर। कृषि आधारित उद्योग जो होते हैं कच्चे माल के रूप में वनस्पति मतलब पेड़ पौधे और जंतु आधारित उत्पादों का उपयोग करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया डियर, कृषि आधारित उद्योग जो होते हैं कच्चे माल के रूप में वनस्पति यानी कि पेड़ पौधे और जंतु आधारित उत्पादों का उपयोग करते हैं। ठीक है, खाद्य संसाधन, वनस्पति तेल, सूती वस्त्र, डेयरी उत्पादन और चर्म उद्योग कृषि आधारित उद्योगों के उदाहरण हैं। समझ में आ गया डियर, समझ में आ गया। अगर आपसे कोई कहे कि कृषि आधारित उद्योग के उदाहरण कौन कौन से हैं, तो याद रखिएगा डियर, खाद्य संसाधन, वनस्पति तेल। ठीक है, खाद्य का जो संसाधन होता है वनस्पति तेल यानी कि पेड़ पौधे से जो तेल निकलते हैं, सूती वस्त्र हो गया, डेयरी यानी कि दूध वगैरह हो गए। ठीक है, डेयरी उत्पादन यानी कि दूध वगैरह, दूध भी कैसे, कृषि से ही तो होता है, उसमें पत्ते खाते हैं, घास फूस वगैरह खाते हैं, तभी तो दूध भी होता है। और चर्म उद्योग, चर्म का मतलब चमड़ा का जो लेदर बेल्ट्स वगैरह ये सब चीज़ें, जूते वगैरह बनाए जाते हैं, कृषि आधारित उद्योगों के यही उदाहरण है। समझ में आएगा डियर। नेक्स्ट समझते हैं डियर, खनिज आधारित उद्योग, प्राथमिक उद्योग है, यही प्राथमिक उद्योग है खनिज आधारण, जो खनिज अयस्कों का उपयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं। जो प्राथमिक उद्योग हैं जो खनिज अयस्कों यानी कि आयरन ओर्स का उपयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं। ठीक है, ये खनिज उद्योग जो होता है, यह खनिज अयस्कों ये कच्चा होता है, कच्चे माल के रूप में करते हैं। ठीक है, यानी कि आयरन ओर्स ये जमीन के अंदर से निकलते हैं, याद रखिएगा। जब जमीन को आप खोदिएगा, जब अंदर जाइएगा तो आपको खनिज अयस्क आपको देखने को मिलेंगे, जो ये कच्चे माल के रूप में उपयोग होते हैं। ठीक है, इन उद्योगों के उत्पादन अन्य उद्योगों का पोषण करते हैं। ठीक है, पोषण करते हैं यानी कि लेते हैं, खाते हैं, मिलाए जाते हैं किसी भी चीज़ में खनिज अयस्क। ठीक है, तो अयस्क से निर्मित लोहा, अयस्क से क्या क्या निर्मित होते हैं, लोहा खनिज आधारित उद्योग का उत्पादन है। समझ में आ गया डियर, अयस्क से हमें क्या मिलता है जी, आयरन। देखिए, खनिज अयस्कों यानी कि आयरन ओर्स यही होता है कच्चा लोहा, और इसी से जो हमें निर्माण होता है तो वह पक्का लोहा बन जाता है। तो ये लोहा खनिज आधारित उद्योग का उत्पादन यही है। ठीक है, यह कई अन्य उत्पादों के विनिर्माण के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, जैसे कि भारी मशीन जो भी बनते हैं, आप देख रहे हो ना ट्रैक्टर वगैरह में, जो भी ऑटो रिक्शा वगैरह, ट्रक बस, ये सब चीज़ें जो भी होते हैं भारी उद्योग, ये भी क्या है, खनिज आधारित उद्योग हैं, क्योंकि ये खनिजों से बने हुए हैं। कच्चा लोहा से पक्का लोहा बन जाता है तो भारी मशीनें वगैरह बनते हैं। भवन निर्माण सामग्री, बड़े बड़े भवन का भी निर्माण होता है।
रेल के डिब्बे बनाने में भी हम लोग कच्चा आधारित उद्योग का उपयोग करते हैं। अब समझते हैं डियर, समुद्र आधारित उद्योग। समुद्र आधारित उद्योग सागरों और महासागरों से प्राप्त उत्पादों का उपयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं। किसके माल के रूप में? कच्चे माल के रूप में करते हैं। समझ में आ गया? सागरों महासागरों से प्राप्त उत्पाद, ये जो सागरों और महासागरों से जो हमें उत्पाद मिलता है उसका उपयोग कच्चे माल के रूप में हम लोग करते हैं, वो समुद्र आधारित उद्योग होते हैं। समुद्र आधारित पर संस्करण उद्योग और मत्स्य तेल निर्माण इसके लिए कुछ उदाहरण है, जैसे कि कुछ उदाहरण है। अब नेक्स्ट समझते हैं डियर, ठीक है, ये याद रखिएगा, ये वाला चीज है, ठीक है। वन आधारित उद्योग वनों से प्राप्त उत्पाद का उपयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं, ठीक है। जैसे कि लुगदी एवं कागज। लुगदी का मतलब होता है लकड़ी के ठेले, जिसको सिल्ली वगैरह हम लोग बोलते हैं, मोटे मोटे लकड़ी के जो मोटे मोटे होते हैं चीज़ें, उसको लुगदी एवं कागज औषधन रसायन। कागज हो गया, औषधन रसायन हो गए, कोई भी केमिकल्स या फिर कोई फर्नीचर वगैरह का काम, टेबल कुर्सी बेडशीट वगैरह ये सब चीज़ें। और भवन निर्माण वनों से संबंधित उद्योग हैं, ठीक है। ये सभी जंगलों से संबंधित उद्योग हैं, जंगल से ही मतलब लकड़ी वगैरह से ही ये सब चीज़ें, लुगदी हो गया या कागज हो गया या औषधन रसायन हो गए, फर्नीचर हो गया, भवन निर्माण, ये सभी वनों से संबंधित उद्योग है, यानी कि वन आधारित उद्योग है। समझ में आ गया? और ये वन का मतलब जंगल यानी लकड़ी वगैरह से ये सब चीज़ें बनते हैं, आपको पता चल गया होगा। ओके, आकार के बारे में समझते हैं। उद्योगों के आकार का तात्पर्य निवेश की गई पूंजी की राशि, नियोजित लोगों की संख्या और उत्पाद की मात्रा से है, ठीक है। कहने का मतलब है कि उद्योग के जो आकार होते हैं, यानी कि आकार का मतलब कितना बड़ा है कितना छोटा है। अगर छोटा होगा तो निवेश की पूंजी की जो राशि होगी वो छोटी होगी, अगर बड़ा होगा तो निवेश की गई जो पूंजी की राशि होगी वो बहुत बड़ा होगा। नियोजित लोगों की संख्या, कितने लोग इकट्ठे हुए हैं उस काम को करने के लिए, कितने लोग काम कर रहे हैं, ये भी मायने रखता है। अगर आपके पास 5-10 आदमी काम कर रहा है तो वो छोटा है उद्योग, और ज़्यादा काम कर रहा है तो बड़ा है उद्योग। और उत्पादन की मात्रा से है, ठीक है। अगर कम लोग काम करेंगे तो कम उत्पादन होगा, ज़्यादा लोग काम करेंगे तो ज़्यादा उत्पादन होगा, ठीक है। तो आकार के आधार पर उद्योग को 2 भागों में बांटा जा सकता है, ठीक है। नंबर 1 लघु आकार के उद्योग और दूसरा है वृहत आकार के उद्योग। अब जानते हैं कुटीर बोलिए या फिर लघु घरेलू उद्योग छोटे पैमाने के उद्योग हैं। कुटीर का मतलब होता है घरेलू उद्योग, यानी कि घर में जो इंडस्ट्री होते हैं, छोटे पैमाने के उद्योग होते हैं जो 2-4 लोग मिलकर काम करते हैं। समझ में आ गया डियर? जिसमें दस्तकारों के द्वारा उत्पादों का निर्माण हाथ से होता है, हाथ से होता है। घर पे जो उद्योग घरेलू उद्योग होते हैं वो हाथ से होते हैं, जैसे कि टोकरी बुनाई। टोकरी का मतलब होता है इस तरीके से टोकरी को बुनना, ये टोकरी बुनाई होता है, देखते हो ना, जैसे बांस की लकड़ी वगैरह से टोकरी को बुनते हैं। मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के जो मटके बर्तन वगैरह होते हैं, ठीक है। तो ये सब क्या है? ये सब डियर है लघु आकार के उद्योग हैं, या फिर आप इसको घरेलू उद्योग भी बोल सकते हैं, ठीक है। और अन्य हस्त निर्मित वस्तुएं कुटीर उद्योग के उदाहरण है। और अन्य का मतलब और का मतलब और भी, अन्य का मतलब बहुत सारे, हस्त निर्मित का मतलब हाथ से निर्मित किया हुआ वस्तुएं कुटीर उद्योग के उदाहरण हैं। समझ में आ गया? एक समझते हैं बड़े पैमाने के उद्योग, जो बड़ी मात्रा में, बड़े पैमाने के उद्योग जो रहेंगे, जो बड़े पैमाने के उद्योग रहेंगे, वह बड़ी मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन करते हैं ज्यादातर। अब जिसमें 4 लाख 5 लाख लोग काम करेगा तो बहुत ही ज्यादा उत्पाद प्रोडक्ट करेगा, उत्पाद यानी कि प्रोडक्ट रिलीज करेगा, ठीक है, ट्रांसपोर्ट करेगा, ठीक है। उनकी तुलना में छोटे पैमाने के उद्योग कम पूंजी व प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हैं। देखिए, छोटे पैमाने के उद्योग यही होते हैं जो 2-4 लोग मिलकर काम करें, वह छोटे पैमाने के उद्योग कहलाते हैं। समझ में आ गया? और इसमें छोटे पैमाने के उद्योग कम पूंजी लगेंगे, बहुत ही कम पैसे लगेंगे, वह प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हैं। बड़े पैमाने के जो उद्योग होते हैं, जो बड़े बड़े कंपनियां होती हैं, में पूंजी का निवेश अधिक होगा, माने कि बहुत ज़्यादा उसमें पैसा भी लगेगा, और प्रयुक्त प्रौद्योगिकी उच्च स्तरीय होती है, और उसका जो प्रौद्योगिकी उच्च स्तरीय बहुत उच्च लेवल का होगा वो, ठीक है। जैसे कि रेशम की बुनाई और खाद प्रक्रम, रेशम की बुनाई जो होते हैं ना, जो रेशम की जो बुनाई करते हैं कपड़े वगैरह, वो हो गया। या फिर खाद प्रक्रम उद्योग, खाद वगैरह माने फर्टिलाइजर्स वगैरह जो होते हैं, ये भी इसके भी उद्योग होते हैं जो बहुत सारे लोग काम करते हैं, ठीक है। लघु पैमाने के उद्योग हैं, तो ये सब क्या है? लघु पैमाने के उद्योग हैं। जैसे कि लघु पैमाने के उद्योग का मतलब हो गया जैसे कि ऑटोमोबाइल, भारी मशीन, ये लघु पैमाने के उद्योग हैं।
का उत्पादन बड़े पैमाने के उद्योग हैं। ये बड़े पैमाने पर होता है, ये घर वगैरह में ये ऑटोमोबाइल वगैरह नहीं बनता, ऑटो वगैरह, समझ में आ गया, या भारी मशीन वगैरह हो गए। ठीक है डियर, ओके। नेक्स्ट समझते हैं डियर, स्वामित्व। स्वामित्व, इसके बारे में अच्छे से जानते हैं स्वामित्व के बारे में। तो स्वामित्व के आधार पर लोगों को निजी, निजी का मतलब होता है अपना क्षेत्र, राज्य स्वामित्व अथवा सार्वजनिक क्षेत्र यानी कि पब्लिक एरिया, संयुक्त क्षेत्र का मतलब होता है प्राइवेट, और सहकारी क्षेत्र का मतलब हो गया सहयोग, कुछ लोग जुड़ा कर। सहकारी क्षेत्र का मतलब बहुत सारे लोग जुड़कर में वर्गीकृत किया जा सकता है, उसी को स्वामित्व बोलते हैं। निजी क्षेत्र के उद्योग का स्वामित्व और संचालन या तो एक व्यक्ति द्वारा या व्यक्तियों के समूह द्वारा होता है। जो एक व्यक्ति द्वारा हो या व्यक्तियों के समूह के द्वारा हो, ठीक है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्वामित्व आधार के आधार पर उद्योग। ठीक है, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व और चलन सरकार द्वारा होता है। ठीक है, सार्वजनिक जो होते हैं मतलब पब्लिक वाले जो होते हैं क्षेत्र, जो पब्लिक वाला जो जैसे कि के उद्योग का स्वामित्व और संचालन, संचालन सरकार द्वारा होता है। जैसे पब्लिक का जो क्षेत्र होता है, ठीक है, जैसे कि कोई भी चीज़ें वगैरह पब्लिक में बनता है तो वो सरकार इस वो सबको करती है। सार्वजनिक क्षेत्र जैसे कि सपोज डेट की जैसे कि क्या बना फील्ड वगैरह बन रहा है तो वो सरकार करेगा, जिसमें बच्चे क्रिकेट वगैरह खेलते हैं। ठीक है, पब्लिक के भलाई के लिए, पब्लिक के अच्छाई के लिए तो वो सरकार करती है। ठीक है, जैसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये संयुक्त क्षेत्र के उद्योग, ठीक है, लिमिटेड है। हिंदुस्तान एरोटॉनिक लिमिटेड और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये जो दोनों हैं ये क्या है, संयुक्त क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व और संचालन राज्यों और व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों के समूह द्वारा होता है। ठीक है, मारुति उद्योग, मारुति का मतलब जो गाड़ी वगैरह होते हैं, लिमिटेड संयुक्त क्षेत्र के उद्योगों का एक उदाहरण है। ठीक है, सहकारी क्षेत्र के उद्योग यानी कि सहकारी का मतलब सहयोग करके एक दूसरे के हाथ बटाकर के जो उद्योग होते हैं, जो इंडस्ट्रीज वगैरह बनते हैं, का स्वामित्व और संचालन कच्चे माल के उत्पादों या पूर्तिकारों, कामगारों अथवा दोनों द्वारा होता है। ठीक है, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड और सुधा डेयरी सहकारी उपकरण के उदाहरण है। आपसे पूछ सकता है कि सहकारी पर उपकरण के उत्तम उदाहरण कौन कौन से हैं, तो आप क्या बोलिएगा डियर, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड और दूसरा सुधा डेयरी सहकारी, यह सुधा डेयरी सरकारी उपक्रम के उत्तम उदाहरण है। ठीक है डियर, उद्योगों के अवस्थिति संबंधी कारक कौन कौन से हैं, ये देख लीजिए। ये इंडस्ट्री यानी कि उद्योग हैं। उद्योग के लिए हमें संचार भी चाहिए, यानी कि हमें फैलावा, ठीक है, यानी कि यह उद्योग है तो इसके लिए हमें संचार भी चाहिए, यानी कि फैलना भी चाहिए, और साथ ही साथ परिवहन भी होना चाहिए, यानी कि यहाँ पर इंडस्ट्रीज में ट्रांसपोर्टेशन भी हो सके आराम से। साथ ही साथ भूमि यानी कि लैंड भी होना चाहिए, विद्युत यानी कि इलेक्ट्रिसिटी भी होना चाहिए, कच्चा माल यानी कि रॉ मटेरियल्स भी होना चाहिए, श्रम यानी कि लेबर भी होना चाहिए। ठीक है, पूंजी यानी कि मनी भी होना चाहिए, साथ ही साथ मार्केट बाजार भी होना चाहिए, और जल यानी कि वाटर भी होना चाहिए। ये सभी उद्योग के अवस्थिति संबंधी कारक हैं, ये सब का होना ही बहुत जरूरी है। ठीक है, तो यही चीज़ें यहाँ पर लिखा हुआ है। उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं जानते हैं। वे कारक जो उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करते हैं, ठीक है, उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करते हैं, कौन कौन से हैं। नंबर 1 है कच्चे माल की उपलब्धता, दूसरा है भूमि, तीसरा है जल, चौथा है श्रम, पांचवा है शक्ति, ठीक है, पावर, और छठा है पूंजी यानी कि राशि, पैसा वगैरह, मनी, फिर परिवहन और बाजार हैं। यही क्या है, उद्योगों की अवस्थिति के प्रभावित करते हैं। ठीक है, उद्योग है तो ये सब होना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, दूसरा समझते हैं फिर। उद्योग उन्हीं स्थानों पर केंद्रित होते हैं जहां इनमें से कुछ या ये सभी कारक आसानी से उपलब्ध हों। ठीक है, उद्योग हम लोग उन्हीं स्थानों पर केंद्रित करते हैं, यानी कि वहीं
लगाया जाता है या वहीं पर बनाया जाता है जहां इनमें से कुछ या ये सभी कारक आसानी से उपलब्ध होते हैं। ये जितने भी कारक हैं सभी कारक आसानी से उपलब्ध होते हैं। कभी कभी सरकार कम दाम पर विद्युत उपलब्धता करा देता है। सरकार कम परिवहन यानी कि बहुत ही कम लागत में ट्रांसपोर्टेशन हो जाना तथा अन्य अवसंरचना, अन्य का मतलब और भी ऐसे ही बहुत सारे अवसंरचना जैसे प्रोत्साहन प्रदान करती है। प्रोत्साहन का मतलब कम पैसों से काम में भी करवा लेती है सरकार, ताकि पिछड़े क्षेत्रों में, पिछड़े क्षेत्र यानी कि पिछड़े जो एरिया हैं, पिछड़े क्षेत्र में यानी कि और भी जो पिछड़े हुए क्षेत्र हैं जहां गरीबी वगैरह ज़्यादा है, क्षेत्रों में भी उद्योग स्थापित किया जा सके। उद्योग स्थापित करने से क्या होगा, तो औद्योगिकरण से प्रायः नगरों और शहरों का विकास, नगरों का भी विकास होता है, साथ ही साथ शहरों का विकास एवं वृद्धि होता है। समझ में आ गया डियर? ये पॉइंट समझ में आपको आ गया? नेक्स्ट समझते हैं डियर अब हम लोग औद्योगिक तंत्र। अब हम लोग समझते हैं डियर औद्योगिक तंत्र। नेक्स्ट समझते हैं डियर अब हम लोग औद्योगिक तंत्र यानी कि इंडस्ट्रियल सिस्टम। देखिए औद्योगिक तंत्र में निवेश करना यानी कि पैसे लगाना, प्रक्रम यानी कि स्टेप्स और निर्गत शामिल हैं। निवेश में कच्चे माल, निवेश में क्या कर दिए जाते हैं डियर, निवेश करना यानी कि कच्चे माल, श्रम यानी कि लेबर और भूमि की लागत यानी कि जमीन का जो लागत होता है, जल की उपलब्धता, परिवहन, विद्युत और अन्य अवसंरचना शामिल हैं। ठीक है। औद्योगिक तंत्र में प्रक्रम में कई तरह के क्रियाकलाप शामिल हैं। कई तरह के प्रक्रम यानी कि स्टेप्स में क्रियाकलाप शामिल हैं जो कच्चे माल को परिष्कृत माल में परिवर्तित कर दिया जाता है। कच्चे माल को यानी कि पक्के माल में परिवर्तित करते हैं। कच्चा माल है, परिष्कृत माल में यानी कि पक्के हुए माल में परिवर्तित करते हैं। ठीक है। जैसे कि कच्चा माल का मतलब क्या हुआ, छोहारा, किशमिश, काजू, पिस्ता, बादाम डालकर अगर हम उसका कोई स्वीट्स बना दिए, कोई मीठी चीज़ें बना दिए जिससे हमें बहुत ही ताकत हो, तो ये कच्चे माल से परिष्कृत माल में परिवर्तित हो गया, परिवर्तित करते हैं। निर्गत अंतिम उत्पाद और इससे अर्जित आय है। सूती वस्त्र उद्योग देख लीजिए यहाँ पर के संदर्भ में कपास, मानव श्रम, कारखाना, परिवहन लागत निवेश हो सकते हैं। ठीक है। सूती वस्त्र उद्योग में क्या क्या हो सकते हैं डियर, कपास का होना जरूरी है, रखिएगा सूती वस्त्र उद्योग में। ठीक है, कपास का होना जरूरी है, साथ ही साथ मानव श्रम यानी कि मनुष्य का मतलब मनुष्य लोग लेबर होते हैं जो लेबर काम करते हैं, कारखाना और परिवहन लागत निवेश हो सकते हैं। ठीक है। प्रक्रमों में ओटाई करना, ओटाई का मतलब उसको बिछा देना, फर्श पर लेबल पर बिछा देना। ठीक है। कटाई करना यानी कि काटना, बुनाई करना, रंगाई, छपाई शामिल हैं। ठीक है। कमीज जिसे आप पहनते हैं वह उत्पाद है। जो भी हम लोग कमीज पहन रहे हैं वह एक तरह से क्या है, उत्पाद है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। नेक्स्ट समझते हैं डियर अब हम लोग ये क्रियाकलाप एक पढ़ लेते हैं। क्या लिखा हुआ है, चमड़े के जूते के विनिर्माण में शामिल निवेश प्रक्रम होते हैं, बहुत सारे स्टेप्स होते हैं और निर्गत को ज्ञात करें। अब समझते हैं औद्योगिक प्रदेश यानी कि इंडस्ट्रियल रीजन्स क्या होते हैं। औद्योगिक प्रदेश का विकास तब होता है जब कई तरह के उद्योग एक दूसरे से निकट स्थित होते हैं। ठीक है। औद्योगिक प्रदेश का विकास कब होगा, तो औद्योगिक प्रदेश का विकास तब होता है जब कई तरह के उद्योग, बहुत सारे उद्योग, कई तरह के अलग अलग तरह के जो उद्योग यानी कि इंडस्ट्री एक दूसरे के निकट यानी कि पास स्थित होते हैं और वे अपनी निकटता के लाभ आपस में बांटते हैं। ठीक है, ये होना भी चाहिए। अब जैसे कि मुकेश अंबानी, अडानी जो भी हैं, तो इन लोगों में क्या होता है, जो भी होता है इन लोगों में
नज़दीकी रहते हैं और ये लोग आपस में मिला जुला कर पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, पूंजी वगैरह में। समझ में आ गया डियर? तो विश्व के प्रमुख औद्योगिक प्रदेश, विश्व के प्रमुख औद्योगिक प्रदेश कौन कौन से हैं भाई? तो एक है पूर्वोत्तर अमेरिका, पश्चिमी और मध्य यूरोप, पूर्वी यूरोप, पूर्वी एशिया है। ये सब क्या है? प्रमुख औद्योगिक प्रदेश हैं, ठीक है। यानी कि ये सब चीज़ें पास पास में ही हैं और एक दूसरे से मिलजुल कर इस काम को करते हैं, ठीक है। साथ में करना, बिजनेस को या कोई भी इंडस्ट्री को साथ में मिलकर चलाना, ठीक है। मुख्य औद्योगिक प्रदेश अधिकांशतः शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों, ठीक है, समुद्री पतनों के समीप, समुद्री जो पतन होते हैं उसके नज़दीक और विशेष तौर पर कोयला क्षेत्रों के निकट स्थित होते हैं। समझ में आ गया डियर? ओके, चलो बच्चों आप बताइए इस मैप में हमारा भारत कहाँ है? देख लीजिए, भारत हमारा ये है, मुंबई भारत, और ये हमारा ये पड़ोसी देश श्रीलंका है। तो याद रखिएगा यहाँ हमारा भारत है, ठीक है। समझ में आ गया डियर? अब इसको समझ लेते हैं। भारत में अनेक औद्योगिक प्रदेश हैं। भारत में अनेक कौन कौन से औद्योगिक प्रदेश हैं वो सारे को आप याद कर लीजिएगा, जैसे कि मुंबई पुणे समूह, बेंगलोर, तमिलनाडु प्रदेश, हुगली प्रदेश, अहमदाबाद, वडोदरा प्रदेश, छोटा नागपुर औद्योगिक प्रदेश, विशाखापट्टनम, गुंटूर औद्योगिक प्रदेश, गुड़गांव दिल्ली मेरठ औद्योगिक प्रदेश और कोल्लम तिरुवनंतपुरम औद्योगिक प्रदेश। ये सब जगह भारत में औद्योगिक प्रदेश हैं। तो ये सब आप याद रखिएगा। आपसे पूछ भी सकता है कि बताइए कौन कौन से औद्योगिक प्रदेश हैं भारत में? तो दो चार नाम बताइए। तो क्या बता दीजिएगा? आराम से बता दीजिएगा आप। मुंबई पुणे समूह हो गए, बेंगलोर हो गए, तमिलनाडु प्रदेश हो गए, ठीक है, हुगली प्रदेश हो गए, अहमदाबाद वडोदरा प्रदेश हो गए। समझ में आ गया डियर? तो ये भारत के अनेक औद्योगिक प्रदेश यहाँ से लेकर यहाँ तक है। क्लियर डियर? समझ में आ गया आपको? और इस मैप को आप ध्यान से देखिएगा। विश्व की औद्योगिक पट्टी जो इस टाइप के हैं, विश्व के औद्योगिक पट्टी हैं, जो काले में है औद्योगिक प्रदेश हैं, काले वाले जहाँ जहाँ काले काले दिखाई दे रहे हैं वहाँ वहाँ औद्योगिक प्रदेश है, ठीक है। समझ में आ गया डियर? नेक्स्ट समझते हैं डियर अब हम लोग प्रमुख उद्योगों का वितरण, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेजर इंडस्ट्रीज समझते हैं यहाँ पर हम लोग, ठीक है। विश्व के प्रमुख उद्योग, विश्व के बहुत सारे उद्योग है। प्रमुख उद्योग कौन कौन से हैं? प्रमुख का मतलब बहुत महत्वपूर्ण उद्योग यानी कि इंडस्ट्री, जैसे कि हो गया लोहा इस्पात उद्योग, एक हो गया ये लोहा इस्पात उद्योग, यह प्रमुख उद्योग है। सूती वस्त्र उद्योग, सूचना का मतलब होता है इंफॉर्मेशन, प्रौद्योगिकी उद्योग है। प्रौद्योगिकी का मतलब होता है टेक्नोलॉजी उद्योग है, ठीक है। समझ में आ गया? यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी उद्योग है। ये सब क्या है? ठीक है, समझ में आया? ये प्रमुख उद्योग अगर आपसे कोई कहे कि बताइए विश्व के प्रमुख उद्योग कौन कौन से हैं, तो सबसे पहला तो आप लोहा इस्पात उद्योग यानी कि आयरन स्टील इंडस्ट्री, ये है। दूसरा है सूती वस्त्र उद्योग जो हम लोग कपड़े पहनते हैं, और सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग है। सूचना का मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री है। समझ में आ गया डियर? अब यहाँ समझते हैं हम लोग फिर आगे लोहा इस्पात उद्योग यानी कि आयरन स्टील इंडस्ट्री और वस्त्र उद्योग काफी पुराने उद्योग हैं, ये काफी पुराने उद्योग हैं। जबकि सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री जो है
एक नया उभरता उद्योग है। ठीक है, ये नया उभरता हुआ उद्योग है। देख लीजिए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी उद्योग एक नया उभरता उद्योग है। इसका मतलब ये हो गया कि जो सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग जो है, यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी उद्योग, वह एक नया उभरता हुआ उद्योग है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ डियर कि हम लोग देख रहे हैं कितना टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रहा है। अगर आपसे कहे तो 1990 में मोबाइल टेक्नोलॉजी उतना नहीं था, और अब देख लीजिए 2023 में कितना हो गए, और 2050 तक कहाँ चले जाएंगे, जरा आप सोच लीजिए। तो यही कहा गया है कि सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग एक नया उभरता हुआ ये उद्योग है। ठीक है, वे देश जिसमें लोहा इस्पात उद्योग अवस्थित है, यानी कि लोकेटेड है, कहाँ है? अगर आपसे कहे वे देश जिसमें लोहा इस्पात उद्योग अवस्थित है, यानी कि लोकेटेड है, कौन कौन से हैं वो देश? तो वो जर्मनी है, संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए है, चीन, चाइना जो कीड़े मकोड़े खाते हैं वो है, जापान जो टेक्नोलॉजी में बहुत ही आगे है, और रूस भी है। अब आपको मैं रूस के बारे में बता दूं, ये सबसे बड़ा जो देश है वह रूस है। विश्व के फर्स्ट नंबर पर रूस है, इतना बहुत बड़ा है। ठीक है, रूस जो है हर एक एक इंच को वह नाप के रखा है। जिस दिन अगर रूस खत्म हो गया तो सीधा डेड हैंड जब स्टार्ट करेगा रूस, तो पूरी दुनिया खत्म हो जाएगा। याद रखिएगा, रूस का कहना है कि हम देश में ही रह के अगर हम ही नहीं रहेंगे तो फिर हमारे देश का क्या होगा? पूरा देश को, जिससे दोस्ती हो या दुश्मनी हो, सारे देश मर जाएंगे, सारे खत्म हो जाएंगे देश। जहां डेड हैंड स्टार्ट किया कि सारा मिसाइल गिरना शहरों में शुरू हो जाएगा और आदमी मर जाएगा, खत्म, पूरे तहस नहस हो जाएगा। ठीक है, एक एक इंच नाप कर वह मिसाइल तैयार किया है रूस। ठीक है, याद रखिएगा। वस्त्र उद्योग भारत, वस्त्र उद्योग कहाँ आपको देखने को मिलेगा? भारत में मिलेगा, हांगकांग में मिलेगा, दक्षिण कोरिया में मिलेगा यानी कि नॉर्थ कोरिया, जापान जो टेक्नोलॉजी में आगे है, ताइवान में संकेंद्रित है। संकेंद्रित का मतलब क्या होता है डियर? इसी के आसपास में है, अगल बगल में है। ठीक है, सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के मुख्य केंद्र मध्यवर्ती कैलिफोर्निया के सिलिकॉन घाटी में और भारत के बेंगलुरु में है। देख लीजिए, सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी उद्योग कहाँ है? उसका जो केंद्र है मध्यवर्ती कैलिफोर्निया, ये कहाँ है? अमेरिका के सिलिकॉन घाटी में है। ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी उद्योग, और भारत में कहाँ है? बेंगलुरु में है। बेंगलुरु प्रदेश में सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी उद्योग केंद्रित है। समझ में आ गया डियर? नेक्स्ट समझते हैं, अब हम लोग इस वाले टॉपिक को समझते हैं। क्या लिखा हुआ है? क्या आप जानते हैं उभरते हुए उद्योग सनराइज उद्योग के नाम से भी जाने जाते हैं? बहुत अच्छा, जो टेक्नोलॉजी में आज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी उद्योग में है, इसको हम लोग सनराइज उद्योग के नाम से भी जाने जाते हैं। इसमें सूचना प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य लाभ, सत्कार तथा ज्ञान से संबंधित उद्योग शामिल हैं। बहुत अच्छी बात है। ठीक है, नेक्स्ट समझते हैं डियर अब हम लोग लोहा इस्पात उद्योग यानी कि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज। इसके बारे में हम लोग अच्छे से जानते हैं, फिर हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। अन्य उद्योगों की तरह लोहा इस्पात उद्योग में भी बहुत से निवेश, प्रक्रम और निर्गत शामिल हैं। जी हाँ, ठीक है, अन्य उद्योगों की तरह जितने भी और भी उद्योग हैं, ठीक है, ठीक उन्हीं की तरह लोहा इस्पात उद्योग में भी बहुत से निवेश होते हैं, यानी कि पैसे लगते हैं, प्रक्रम का मतलब स्टेप्स होते हैं, और निर्गत शामिल हैं। यह एक पोषक उद्योग है। पोषक का मतलब न्यूट्रिशन उद्योग है, जिसके उत्पाद अन्य उद्योगों के कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, कच्चे माल के रूप में न्यूट्रिशन यानी कि कच्चे माल के रूप में न्यूट्रिशन को उत्पाद, ठीक है, इसमें कह रहा है कि जिसके उत्पाद यानी कि उत्पादन होगा, यानी कि जो प्रोडक्ट होगा अन्य उद्योगों के लिए, बहुत सारे अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा।
उद्योग के लिए निवेश में श्रम यानी कि निवेश होते हैं आपके लेबर में भी, पूंजी भी लगते हैं, स्थान भी लगते हैं, और अन्य अवसंरचना यानी कि और भी बहुत ऐसे संरचनाएं के साथ साथ लौह अयस्क यानी कि आयरन और कोयला और चूना पत्थर कच्चे माल के रूप में सम्मिलित है का मतलब यानी कि घुलता है। लौह अयस्क, कोयला, चूना पत्थर ये कच्चे माल के रूप में सम्मिलित हैं। ठीक है, याद रखिएगा डियर। लौह अयस्क से इस्पात निर्माण की प्रक्रिया, लौह अयस्क से क्या होता है, इस्पात निर्माण की प्रक्रिया में कई चरण शामिल हैं। ठीक है, लौह अयस्क से इस्पात निर्माण, लौह अयस्क से इस्पात निर्माण की प्रक्रिया में कई चरण शामिल हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर देख लीजिए, यह 8 टन कोयला प्लस है यानी कि प्लस में 4 टन अयस्क और 1 टन चूना पत्थर, तो 1 और 4 12 और 1 13 टन लग गए, कोयला लग गए, अयस्क लग गए, चूना पत्थर लग गए, तब जाकर 1 टन स्टील बना है। ठीक है, समझ में आया, इसलिए स्टील इतना महंगा बिकता है भाई। तो फिर हम लोग कहाँ थे, लौह अयस्क इस्पात में शामिल हैं। कच्चे माल को झोंका भट्टी में डाला जाता है। जो भी कच्चा माल होता है उसको झोंका भट्टी का मतलब वह भट्टी जिसमें बहुत सारे चीजें बहुत ही हीट होते हैं, कच्चे माल को उसी में डाल दिया जाता है, जहाँ यह परगलित होता है यानी कि प्योर, यानी कि क्या होते हैं ये, परगलित होता है यानी कि घुलता है। ठीक है, इसके बाद यह परिशोधित होता है यानी कि रिफाइंड होता है, प्राप्त उत्पाद इस्पात होता है। ठीक है, जो भी उससे प्राप्त उत्पाद होंगे वह एक इस्पात होता है यानी कि स्टील होता है, जो अन्य उद्योगों में कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है, यहाँ समझते हैं, इस्पात कड़ा होता है, ये याद रखिएगा पॉइंट, और इसे आसानी से काटा और आकार दिया जा सकता है, ये भी बात है, हम लोग आसानी से काट लेते हैं, अथवा इससे तार बनाए जाते हैं, बस इससे तार बनाए जा सकते हैं, जैसे कि एल्यूमिनियम के तार देख लो, निकल देख लो, तांबा देख लो। ठीक है डियर, जैसे अन्य धातुओं को थोड़ी थोड़ी मात्रा में इस्पात में मिलाकर इसकी मिश्रित धातु बनाई जा सकती हैं। ठीक है, मिश्रित धातु बनाने के लिए हमें थोड़ी थोड़ी मात्रा में इस्पात में मिलाकर हम इसको मिश्रित धातु बनाए जा सकते हैं। ठीक है, मिश्रित धातु बनाए जा सकते हैं। तो मिश्र धातु इस्पात को असामान्य कठोरता होता है। बहुत सारे मिश्र धातु जो इस्पात होंगे यानी कि धातु में मिश्रित कर दिए जाएंगे बहुत सारे चीज़ें, 2 4 5 चीज़ें स्टील में, को असामान्य कठोरता यानी कि बहुत ज़्यादा कठोर हो जाएगा, दृढ़ता का मतलब बिल्कुल ईंट की तरह हो जाएगा, सॉलिड, और जंग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करती है यानी कि उसमें जंग नहीं लगते हैं। समझ में आ गया डियर। इस्पात प्रायः आधुनिक उद्योगों का मेरुदंड कहलाता है यानी कि यह एक बेस है। ठीक है, इस्पात यानी कि स्टील। अब क्यों है कि लगभग सारी वस्तुएं जिनका हम लोग उपभोग करते हैं यानी कि उपयोग करते हैं, लगभग सारी वस्तुएं जिनका हम लोग उपयोग करते हैं वे या तो लोहा या इस्पात से बने हैं। ये भी बात सही है, जैसे कि ट्रक, बस, ट्रेन, जहाज, हेलीकॉप्टर, ठीक है, ऑटो रिक्शा, ये सब बहुत सारे चीज़ें, ये सब क्या बने हुए हैं, लोहा और स्टील से ही तो बने हुए हैं। समझ में आ गया डियर। अथवा इन धातुओं से निर्मित औजारों, अब इन धातुओं से क्या क्या निर्माण होते हैं, औजारों हो गए, मशीनों हो गए, से बने होते हैं। जैसे पोत का मतलब शिप्स हो गए, रेलगाड़ी, ट्रक और ऑटो अधिकांशतः इस्पात से बने होते हैं यानी कि स्टील से बने होते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ तक कि सेफ्टी पिन, जो औरतें जो सेफ्टी पिन रखती हैं, और सुइयाँ, जो सुई हम लोग कपड़े वगैरह सिलते हैं, जिनका उपयोग आप करते हैं, वे सभी इस्पात यानी कि स्टील से बनती हैं, जब भी उसमें जंग नहीं लगता है। ठीक है, तेल कूप यानी कि कूप जिसमें तेल को ढारा जाता है, निकाला जाता है, इस्पात यानी कि ये भी स्टील से मशीनों से वेधित किए जाते हैं। समझ में आ गया। इस्पात की पाइपलाइन से तेल परिवहित किया जा सकता है। ठीक है, इस्पात से, बहुत अच्छी बात है। इस्पात के पाइपलाइन सऊदी से अपने इंडिया में आएगा तो वह
कैसा होता है भाई, इस्पात का ही होता है यानी कि स्टील का ही होता है, और उससे परिवहन आसानी से किया जा सकता है और उसमें जंग भी नहीं लगते हैं, बात यही है। खनिजों का खनन यानी कि खनिज जो होते हैं, जो जमीन के अंदर जो खनिज होते हैं, जब उसका खनन करते हैं यानी कि खोदते हैं तो इस्पात के उपकरणों से होता है, यानी कि ये भी स्टील के उपकरणों से ही होता है। जो खोदते हैं वह स्टील के उपकरणों से ही होता है। ठीक है डियर। कृषि के यंत्र प्रायः इस्पात के बने होते हैं। कृषि यानी कि खेती बाड़ी के जो भी यंत्र होते हैं, जैसे कि हंसुआ, खुरपी, दरांती, ठीक है, जो भी होते हैं इस्पात के बने होते हैं। विशाल भवनों का ढांचा इस्पात का बना होता है। बड़े बड़े जो भवन होते हैं, पैलेस होते हैं, उसका जो ढांचा होता है वह भी इस्पात का बना होता है। ठीक है। 1800 ईस्वी से पूर्व इस्पात उद्योग वहां स्थित थे जहां कच्चा माल, विद्युत आपूर्ति यानी कि इलेक्ट्रिसिटी का पूरा करना और बहता जल, बहता हुआ पानी आसानी से उपलब्ध हो। देख लीजिए 1800 में हर चीज़ें यहीं पर शामिल है। कच्चा माल भी यहीं मिल जाता था, विद्युत की आपूर्ति भी यहीं से हो जाता था, और बहता जल तो यहाँ पास में ही है। ठीक है, तो ये इसके लिए है। ठीक है डियर, नेक्स्ट समझ लेते हैं अब हम लोग। बाद में उद्योग के लिए आदर्श स्थिति कोयला क्षेत्र के समीप, नहरों और रेलवे के निकट की। 1950 के बाद लोहा और इस्पात उद्योग समुद्र पतन के निकट सपाट भूमि के विशाल क्षेत्रों में केंद्रित होने शुरू हुए। अब इसके बारे में यहाँ तक समझ लेते हैं। 1950 कहाँ है, ये है, इसके बारे में अब हम लोग जानेंगे। इसमें आपसे कह रहा है कि लोहा हो गया और इस्पात उद्योग समुद्र पतन के निकट, यानी कि लोहा इस्पात उद्योग समुद्र पतन के निकट ही ना, यानी कि नज़दीक में ही, ठीक है, पतन के निकट सपाट भूमि के विशाल क्षेत्रों में केंद्रित होने शुरू हुए। यानी कि समुद्र पतन का मतलब समुद्र के पास, निकट, सपाट का मतलब जो बराबर भूमि हो, तो सपाट भूमि के विशाल मतलब बड़ा क्षेत्रों में केंद्रित होने शुरू हुए। केंद्रित होना यानी कि यहाँ पर लगना शुरू हुए। ठीक है, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इस्पात निर्माण का कार्य इस समय तक बहुत विशाल हो गया है और लोहा अयस्क विदेशों से आयात करना पड़ता है। यानी कि आयरन ओर्स जो होते हैं विदेशों से यानी कि ट्रांसपोर्टेशन करना होता है। ठीक है, भारत में लोहा इस्पात यानी कि आयरन स्टील इंडस्ट्री कच्चा माल, सस्ते श्रम यानी कि सस्ते जो लेबर होते हैं, मजदूर होते हैं, परिवहन और बाजार का लाभ लेते हुए विकसित हुए। सभी महत्वपूर्ण इस्पात उत्पादक केंद्र, देखिए सभी महत्वपूर्ण इस्पात उत्पादक केंद्र क्या क्या है, जैसे कि भिलाई, दुर्गापुर, बर्नपुर, जमशेदपुर, राउरकेला, बोकारो एक ही प्रदेश में स्थित हैं, जो 4 राज्यों में फैले हैं। वे राज्य कौन कौन से हैं, तो पश्चिम बंगाल हो गया, झारखंड हो गया, उड़ीसा हो गया, छत्तीसगढ़ हो गए, भद्रावती और विजयनगर कर्नाटक में हो गए, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, सलेम तमिलनाडु में अन्य महत्वपूर्ण इस्पात के केंद्र हैं। यहाँ पर ही महत्वपूर्ण इस्पात के केंद्र हैं, यानी कि स्टील के केंद्र हैं। ये सब जो अभी हम नाम पढ़े हैं, जो स्थानीय संसाधन का उपयोग करते हैं। समझ में आ गया डियर यहाँ तक। अब ये वाला पढ़ते हैं। जमशेदपुर यानी कि रतन टाटा सर के पिताजी का नाम जमशेद जी था, तो जमशेदपुर में समझते हैं। अब इस यहाँ पर 1947 से पूर्व यानी कि पहले भारत में केवल एक इस्पात का कारखाना था। कौन सा, टाटा आयरन, रतन टाटा सर, याद आ गया। एंड स्टील कंपनी लिमिटेड टिस्को, यह निजी यानी कि अपने लिए स्वामित्व में था। स्वतंत्रता के पश्चात सरकार ने यह कार्य अपने हाथ में ले लिया। ठीक है, स्वतंत्र का यानी कि देश जब आज़ाद हुआ उसके बाद सरकार ने इस कार्य को अपने हाथ में ले लिया और बहुत से लोहा इस्पात संयंत्र स्थापित किए। ठीक है, झारखंड में स्वर्णरेखा और खरकई नदियों के संगम के समीप साकची में सन 1907 में टिस्को की शुरुआत की गई थी। बाद में साकची का नाम बदलकर जमशेदपुर रखा गया। साकची का नाम ही
बदलकर जमशेदपुर रखा गया। भौगोलिक के रूप में जमशेदपुर देश में लोहा इस्पात केंद्र के रूप में सर्वाधिक सुविधाजनक स्थान पर है। समझ में आया? यही तो जहाज वगैरह, गाड़ी वगैरह सब यही बनता है। ठीक है, जमशेदपुर। ठीक है डियर, समझ में आ गया? अब इसके बारे में जानते हैं डियर। साकची को कई कारणों से इस्पात संयंत्र स्थापित करने के लिए चुना गया। यह स्थान बंगाल नागपुर रेलमार्ग पर काली माटी स्टेशन से मात्र 32 किलोमीटर की दूरी पर था। यह स्थान लौह अयस्क, कोयला और मैंगनीज निक्षेपों के साथ साथ कोलकाता के निकट भी था, जहां विशाल बाजार उपलब्ध था। टिस्को को झरिया कोयला क्षेत्रों से कोयला और ओडिशा और तथा झारखंड, छत्तीसगढ़ से लौह अयस्क, चूना पत्थर, डोलोमाइट और मैंगनीज प्राप्त होता है। खरकई और सुवर्ण रेखा नदियों से पर्याप्त जल की आपूर्ति होती है। सरकारी प्रोत्साहनों से इसे पर्याप्त पूंजी उपलब्ध हुई। जमशेदपुर में टिस्को की स्थापना के बाद कई अन्य औद्योगिक संयंत्र स्थापित किए गए। इनमें रसायन इंजनों के पुर्जे, कृषि उपकरण, मशीनें, टीन के चादर, केबल और तार का उत्पादन किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है ये लाइन। ठीक है, भारत में लोहा इस्पात उद्योग के विकास से त्वरित औद्योगिक विकास आरंभ हुआ। भारतीय उद्योग के लगभग सभी क्षेत्र अधिकांशतः अपने आधारभूत अवसंरचना के लिए लोहा इस्पात उद्योग पर निर्भर है। भारतीय लोहा इस्पात उद्योग में बृहत समाकलित इस्पात संयंत्रों के साथ साथ लघु इस्पात मिल भी सम्मिलित हैं। इनमें द्वितीयक उत्पादक, रोलिंग मिल और सहायक उद्योग भी शामिल हैं। अब ये समझते हैं हम लोग पिट्सबर्ग क्या होते हैं। यह संयुक्त राज्य अमेरिका का एक महत्वपूर्ण इस्पात नगर है। इस्पात नगर है ये। ठीक है, अमेरिका का महत्वपूर्ण इस्पात नगर है। यहीं पर स्टील बनाए जाते हैं। पिट्सबर्ग के इस्पात उद्योग को स्थानीय सुविधाएं उपलब्ध हैं। कच्चा माल जैसे कोयला पिट्सबर्ग में ही उपलब्ध है। ठीक है, जबकि लौह अयस्क मिनेसोटा की लोहे की खानों से प्राप्त होता है, जो पिट्सबर्ग के लगभग 1500 किलोमीटर की दूर है। इन कारखानों और पिट्सबर्ग के बीच नौ परिवहन का सर्वोत्तम मार्ग ग्रेट लेक्स जलमार्ग आता है। यह अयस्क के नौ परिवहन हेतु सस्ता मार्ग है। ग्रेट लेक्स से पिट्सबर्ग क्षेत्र तक लौह अयस्क रेलगाड़ियों में से लाया जाता है। ओहियो, मोनोगहेला और एनघनी नदियों से प्राप्त जल प्राप्त होता है। आज पिट्सबर्ग में बहुत कम बड़ी इस्पात मिल हैं। ये मिल पिट्सबर्ग के ऊपर मोनोगहेला और एल्गनी नदी की घाटियों में तथा पिट्सबर्ग के नीचे ओहियो नदी के सहारे स्थित है। परिष्कृत इस्पात स्थल और जल दोनों मार्गों द्वारा बाजार में भेजा जाता है। पिट्सबर्ग क्षेत्र में इस्पात मिलों के अतिरिक्त कई अन्य कारखाने हैं। ये रेल पट्टी उपकरण और भारी मशीनों के उत्पादन में इस्पात का उपयोग कच्चे माल के रूप में होता है। समझ में आ गया डियर? ओके, समझ में आ गया?